नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इसका अंत तक जरूर सुने। हमारे समाज में अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहू शब्द सुनते ही हमारे कान में सबसे पहला विचार यही आता है कि बहू तो सदा पराई होती है। लेकिन मेरी सिप्रा भाभी से मिलकर हर व्यक्ति यही कहने लगता है कि बहू हो तो सिप्रा जैसी। सिप्रा भाभी ने न केवल बहू का बल्कि बेटे का भी फर्ज निभाया। 12 साल पहले जब उन्होंने हेमंत भैया के साथ फेरे लेकर यह वादा किया था कि वे उनके परिवार का ध्यान रखेंगे, वह उनके सुख दुख में उनका साथ देंगी, तब से वह वचन हमेशा से ही निभाया है। जब बाबूजी हेमंत भैया के लिए सिप्रा भाभी को पसंद करके आए थे, तब बुआ जी ने कहा था, बड़े शहर की लड़की है भैया जी, बातें भी बड़ी बड़ी करेंगी, हमारे छोटे शहर में रह नहीं पाएगी। तब बाबूजी ने मुस्कुराकर कहा था, दीदी मुझे लड़की की सादगी पसंद आ गई, देखना वह हमारे परिवार में खुशी खुशी अपनी जगह बना लेगी। बाबूजी की यह बात सच साबित हुई और सिप्रा भाभी कब हमारे परिवार का हिस्सा बन गई पता ही नहीं चला। भाभी हमारे परिवार की जान थी। उनके बिना त्योहार विवाह आदि फीके लगते थे। भैया सदैव काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए घर के काम के साथ घर के बाहर के काम जैसे पानी का बिल जमा करना, बाबूजी की दवा आदि लाना सब भाभी किया करती थी। माँ के देहांत के बाद उन्होंने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसी बीच आयुष के जन्म में घर में खुशियों का माहौल बना दिया। सारा दिन बाबूजी उसी के साथ खेलते रहते। मेरे दोनों बच्चे अपनी मामी के इस नन्हे तोहफे से बेहद खुश थे। वे स्कूल से आते ही आयुष से मिलने की जिद करते थे। मैं जब भी अपने पति विनय के साथ अपने मायके जाती तो भाभी न दिन देखती न रात, बस सेवा में लग जाती थी। इतना प्यार तो माँ भी नहीं करती थी। एक दिन बाबूजी का फोन आया और उन्होंने कहा, रुचि विनय को लेकर फौरन घर चली आओ, सिप्रा को तेरी जरूरत है। मैंने तुरंत विनय को बुलवाया और हम दोनों घर के लिए निकल पड़े। मैं सारा रास्ता परेशान थी कि आखिर बाबूजी ने इस समय हमें क्यों बुलाया और भाभी को मेरी क्या जरूरत है, ऐसा क्यों कहा उन्होंने। मन में सवाल लेकर जैसे ही घर पहुंची तो देखा कि बाहर टैक्सी खड़ी थी और दरवाजे पर 2 बड़े सूटकेस रखे थे। कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। अंदर जाते ही देखा कि बाबूजी परेशान बैठे थे और भाभी चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ी थी। भैया गुस्से में आए और बोले, उफ, तो अब अपनी वकालत करने के लिए सिप्रा ने आप लोगों को बुला लिया। भैया के ये बोल दिल में तीर की तरह लगे। तभी विनय बोले, क्या हुआ भैया, आप सब इतने परेशान क्यों हो। इतना सुनते ही भाभी फूट फूट कर रोने लगी। भैया ने गुस्से में कहा, कुछ नहीं विनय, मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिससे बापूजी सहमत नहीं है। मैं विदेश जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, रहने को मकान व गाड़ी भी मिल रही है। यह तो बहुत अच्छी बात है भैया, विनय ने कहा। विनय कुछ और कह पाते तभी भैया बोले, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई विनय। मैं अब अपना जीवन अपनी पसंद से जीना चाहता हूँ, अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ। यह सुनते ही मैं और विनय हैरानी से भैया को देखने लगे। भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते थे। भैया अपने दफ्तर में काम करने वाली आरती के साथ घर बसाना चाहते थे। सिप्रा मेरी पसंद कभी थी ही नहीं। बाबूजी के डर के कारण मुझे यह विवाह करना पड़ा, परंतु कब तक मैं इनकी खुशी के लिए अपनी इच्छाएं दबाता रहूंगा। मैं बाबूजी के पैरों पर गिरकर रोती हुई बोली, बाबूजी आप भैया से कुछ कहते क्यों नहीं, इनसे कहिए ऐसा न करें, रोकिए इन्हें बाबूजी, रोक लीजिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। काफी सोच के बाद बाबूजी ने भैया से कहा, हेमंत यह बात अच्छी है आपकी, तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हो, पर अपनी सफलता में तुम सिप्रा को शामिल नहीं कर रहे हो, यह गलत है। मत भूलो कि तुम आज जहां हो वहां पहुंचने में सिप्रा ने तुम्हारा भरपूर साथ दिया है। उसके प्यार और विश्वास का यह इनाम मत दो उसे, वह मर जाएगी। कहते हुए बापूजी की आंखों में आंसू आ गए।
भैया का जवाब तब भी वही था और वे हम सबको छोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाने विदेश चले गए। बाबूजी सदा यही कहते थे कि वक्त और दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इस बात का आभास भैया के जाने के बाद हुआ। सगे संबंधी उस दिन तक घर पर आते रहे दुख व्यक्त करने, फिर उन्होंने भी आना बंद कर दिया। जैसे जैसे बात फैलती गई वैसे वैसे लोगों का व्यवहार हमारे प्रति बदलता गया। फिर एक दिन बुआ जी आई और जैसे ही भाभी उनके पांव छूने लगी वैसे उन्होंने चिल्लाकर कहा, हट बेशर्म, अब आशीर्वाद लेकर क्या करेगी? हमारा बेटा तो तेरी वजह से हमें छोड़कर चला गया। बूढ़े बाप का सहारा छीनकर चैन नहीं मिला तुझे, अब क्या जान लेगी हमारी? मैं तो कहती हूँ भैया इसे इसके मायके भिजवा दो, हेमंत वापस चला आएगा। बाबूजी तुरंत बोले, बस दीदी बहुत हुआ, अब मैं एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। शिप्रा इस घर की बहू नहीं बेटी है। हेमंत हमें इसकी वजह से नहीं अपने स्वार्थ के लिए छोड़कर गया है। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगा। यह मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। बुआ जी ने फिर कहा, कहना बहुत आसान है भैया जी, पर जवान बहू और छोटे से पोते को कब तक अपने पास रखोगे? आप तो कुछ कमाते भी नहीं, फिर इन्हें कैसे पालोगे? मेरी सलाह मानो, इन दोनों को वापस भिजवा दो। क्या पता शिप्रा में ऐसा क्या दोष है जो हेमंत इसे अपने साथ रखना ही नहीं चाहता। यह सुनते ही बाबूजी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बुआ जी को अपने घर से चले जाने को कहा। बुआ जी तो चली गई, पर उनकी कही बात बाबूजी को चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उन्होंने भाभी को अपने पास बैठाया और कहा, बस शिप्रा, अब रोकर अपने आने वाले जीवन को नहीं जी सकती। तुझे बहादुर बनना पड़ेगा बेटा। अपने लिए, अपने बच्चे के लिए तुझे इस समाज से लड़ना पड़ेगा। तेरी कोई गलती नहीं है। हेमंत के हिस्से तेरी जैसी सुशील लड़की का प्यार नहीं है। तू चिंता ना कर बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ और हमेशा रहूंगा। वक्त के साथ भाभी ने अपने आप को संभाल लिया। उन्होंने कॉलेज में नौकरी कर ली और शाम को घर पर ही बच्चों को पढ़ाने लगी। समाज की उंगलियां भाभी पर उठती रही, पर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। आयुष को स्कूल में डालते वक्त थोड़ी परेशानी हुई, पर भाभी ने सब कुछ संभालते हुए सारे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। भाभी ने यह साबित कर दिया कि अगर औरत ठान ले तो वह अकेले पूरे समाज से लड़ सकती है। इस बीच भैया की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कभी अपने परिवार की खोज खबर नहीं ली और सालों बीत गए। भाभी अकेले परिवार चलाती रही, पर भैया की ओर से कोई मदद नहीं आई। एक दिन भाभी का कॉलेज से फोन आया, दीदी घर पर ही हो ना? शाम को आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ भाभी, मैं घर पर ही हूँ, आप आ जाओ। शाम 7 बजे भाभी मेरे घर पहुंची। थोड़ी परेशान लग रही थी। चाय पीने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या बात है भाभी, कुछ परेशान लग रही हो? घर पर सब ठीक है ना? थोड़ा हिचकते हुए भाभी बोली, दीदी आपके भैया का खत आया। मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और बोली, इतने सालों बाद याद आई उनको अपने परिवार की, या फिर नई बीवी ने बाहर निकाल दिया उनको? ऐसा ना कहो दीदी, आखिर वे आपके भाई हैं। भाभी की बात सुनकर एहसास हुआ कि आज भी भाभी के दिल के किसी कोने में भैया हैं। मैंने आगे पढ़कर पूछा, भाभी क्या लिखा है भैया ने? भाभी थोड़ा सोचकर बोली, दीदी वे चाहते हैं कि बाबूजी मकान बेचकर उनके साथ चलकर विदेश में रहें। क्या कहा? बाबूजी मकान बेच दे? भाभी, बाबूजी ऐसा कभी नहीं करेंगे, और अगर वे ऐसा करना भी चाहेंगे तो मैं उन्हें कभी ऐसा करने भी नहीं दूंगी। भाभी आप जवाब दे दीजिए कि ऐसा कभी नहीं होगा। वह मकान बाबूजी के लिए सब कुछ है, मैं उसे कभी बिकने नहीं दूंगी। वह मकान आपका और आयुष का सहारा है। भैया को ऐसा एहसास है कि अगर वह मकान नहीं होगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? आपके बारे में तो नहीं, पर आयुष के बारे में तो सोचते, आखिर वह उनका बेटा है। मेरी बातें सुनकर भाभी चुप हो गई और गंभीरता से कुछ सोचने लगी। उन्होंने यह बात अभी बाबूजी से छिपा रखी थी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें।
तभी विनय आ गए और हमें परेशान देखकर सारी बातें पूछी। बात सुनकर विनय ने भाभी से कहा, भाभी आपको यह बात बाबूजी को बता देनी चाहिए। हेमंत भैया के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। यह सुनते ही भाभी डर गई। फिर हम तीनों तुरंत घर के लिए निकल पड़े। घर जाकर भाभी ने सारी बात विस्तार से बाबूजी को बता दी। बाबूजी कुछ विचार करने लगे। उनके चेहरे से लग रहा था कि भैया ऐसा करेंगे। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने विनय से पूछा, विनय तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। विनय ने कहा, हेमंत आपके बेटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस मकान पर उनका अधिकार बनता है। पर यदि आप अपने रहते यह मकान भाभी या आयुष के नाम कर देते हैं तो फिर भैया चाह कर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। विनय की यह बात सुनकर बाबूजी ने तुरंत फैसला ले लिया और वे अपना मकान भाभी के नाम कर देंगे। मैंने बाबूजी की इस फैसले को मंजूरी दे दी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे सही कर रहे हैं। ठीक 15 दिन बाद भैया घर आ पहुंचे और आकर अपना हक मांगने लगे। भाभी पर इल्जाम लगाने लगे कि उन्होंने बाबूजी के बुढ़ापे का फायदा उठाया है और धोखे से मकान अपने नाम करवा लिया है। भैया की कड़वी बातें सुनकर बाबूजी को गुस्सा आ गया और वे भैया को थप्पड़ मारते हुए बोले, नालायक, कोई तो अच्छा काम किया होता। सिपरा को छोड़कर तूने पहली गलती की और अब इतनी घटिया बातें कहते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। उससे मेरा फायदा नहीं उठाया बल्कि मुझे सहारा दिया। वह चाहती तो मुझे छोड़कर भी जा सकती थी, अपनी अलग दुनिया बसा सकती थी, पर उसने वे जिम्मेदारियां निभाई जो तेरी थी। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे अफसोस होता है। भाभी तभी बीच में बोली, हेमंत आप बाबूजी को और दुख मत दीजिए। हम सबकी भलाई इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। भाभी का आत्मविश्वास देखकर भैया दंग रह गए और चुपचाप वापस लौट गए। भाभी घर की बहू से अब हमारे घर का बेटा बन गई थी, इसलिए हमें किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। और फिर भाभी अपने बेटे और आयुष बाबूजी के साथ अच्छे से रहने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।